नॉर्थ सी रूट को लेकर भारत और रूस के बीच वार्ता। रूस की सरकारी एटॉमिक एनर्जी कॉरपोरेशन रोसातोम के सीईओ ने खुलासा किया है कि भारत और रूस के बीच थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन और नॉर्थ सी रूट को संयुक्त रूप से विकसित करने की बात हो रही है। रोसातोम के सीईओ एई लिखाचेवा ने कहा कि भारत और रूस के बीच आने वाले समय में परमाणु तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ने की संभावना है और इसमें गैर ऊर्जा और गैर परमाणु क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा। लिखाचेवा ने बताया कि भारत और रूस के बीच नॉर्दर्न सी रूट को साथ मिलकर विकसित करने को लेकर भी बातचीत हो रही है। अभी रूसी कंपनी रोसातोम ही इस रूट को विकसित करने का काम कर रही है। इस रूट की मदद से रूस का तेल, कोयला और एलएनजी भारत जल्दी पहुंच सकेगी। साथ ही इस रूट से एशिया की यूरोप से दूरी भी कई हजार किलोमीटर कम हो जाएगी। लिखाचेवा ने बताया कि हम यूरो एशियन कंटेनर ट्रांजिट प्रोजेक्ट के फ्रेमवर्क पर सहयोग के विकल्प तलाश रहे हैं। लिखाचेवा ने बीते महीने तमिलनाडु के कुर्नकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का दौरा किया था। यह न्यूक्लियर पावर प्लांट रूस के सहयोग से ही बनाया जा रहा है। लिखाचेवा ने कहा कि कुर्नकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र के निर्माण के दौरान दोनों देशों को साथ मिलकर काम करने का काफी अनुभव मिला। देश में सीएए लागू, मोदी सरकार ने जारी की अधिसूचना। मोदी सरकार ने सोमवार को नागरिकता संशोधन कानून के नियमों की अधिसूचना घोषित कर दी है। इसी के साथ देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के नियम लागू हो गए हैं। केंद्र सरकार ने सोमवार शाम को नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है, जिसके जरिए गैर मुस्लिम प्रवासी समुदाय के लोग नागरिकता पाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। कुछ दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के नियमों को तैयार करने के लिए लोकसभा में अधीनस्थ कानून पर संसदीय समिति की तरफ से एक और विस्तार मिला था। पहले के सेवा विस्तार की अवधि 9 जनवरी को खत्म हो गई थी। सीएए के नियम तैयार करने के लिए गृह मंत्रालय को 7वीं बार विस्तार प्रदान किया गया था। इससे पहले राज्यसभा से भी गृह मंत्रालय को उक्त विषय पर नियम बनाने व लागू कराने के लिए 6 महीने का विस्तार मिला था। इन सभी लंबी प्रक्रियाओं के बाद मोदी सरकार ने 11 मार्च को सीएए की अधिसूचना जारी कर दी है। सीएए कानून के खिलाफ मुस्लिम लीग ने दायर की याचिका। सुप्रीम कोर्ट में सीएए कानून के खिलाफ याचिका दायर की गई है। यह याचिका इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से दायर की गई है, जिसमें कानून पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में नागरिकता संशोधन कानून 2019 के प्रावधानों को देश में लागू करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि नागरिकता कानून के तहत कुछ धर्मों के लोगों को ही नागरिकता दी जाएगी, जो संविधान के खिलाफ है। केंद्र सरकार ने सोमवार को ही सीएए कानून लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। गौरतलब है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सीएए को चुनौती देते हुए रिट याचिका भी दायर की थी। आईयूएमएल ने सीएए के खिलाफ दायर अपनी रिट याचिका में अंतरिम आवेदन दिया, जिसमें आईयूएमएल ने तर्क दिया कि किसी कानून की संवैधानिकता तब तक लागू नहीं होगी जब तक कानून स्पष्ट तौर पर मनमाना हो। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि वह शरणार्थियों को नागरिकता देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनका विरोध इसमें मुस्लिम धर्म के लोगों को बाहर रखने को लेकर है। क्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण। भारत ने सोमवार को 5000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ ही पूरा पाकिस्तान और चीन भी अब भारतीय मिसाइलों के जद में आ गया है। इस पर इंडियन स्पेस एसोसिएशन के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट समेत कई विशेषज्ञों ने खुशी जाहिर की और इसे भारत के लिए गर्व की बात बताया। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट ने कहा कि मिशन दिव्यास्त्र भारत के लिए गर्व का पल है। देश में ही विकसित अग्नि 5 मिसाइल के साथ तकनीक से यह सुनिश्चित होगा कि एक ही मिसाइल में कई वारहेड तैनात किए जा सकते हैं। इस परीक्षण के बाद भारत भी उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास तकनीक है। साथ ही इस मिसाइल में जो सेंसर्स और एवियोनिक्स लगे हैं वो भी भारत में बने हैं और ये भारत की तकनीकी क्षमता का सबूत है।
हरियाणा में बीजेपी को लगा झटका। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का 4 साल 4 महीने पुराना गठबंधन मंगलवार को टूट गया। गठबंधन टूटने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यपाल से मुलाकात करके अपना इस्तीफा दे दिया। अब राज्य में नए सिरे से सरकार का गठन होगा। नायब सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मौजूदा समय में विधानसभा अध्यक्ष समेत भाजपा के कुल 41 विधायक हैं। पार्टी 7 निर्दलीय विधायकों में से सभी के समर्थन का दावा कर रही है। इस तरह सत्ता पक्ष के पास कुल 48 विधायकों का समर्थन होने का दावा किया जा रहा है। यह आंकड़ा बहुमत के आंकड़े से एक ज्यादा है। राज्य में जारी सियासी हलचल के बीच कांग्रेस ने अपने मौजूदा 30 विधायकों को दिल्ली बुला लिया है। वहीं जजपा ने भी अपने 10 विधायकों को दिल्ली बुला लिया है। इनेलो के अभय चौटाला, हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा अन्य विधायकों में शामिल हैं। फिलहाल राज्य में नई सरकार के गठन में कांग्रेस की ओर से कोई दावा नहीं किया गया है। ऐसे में गैर भाजपा सरकार की संभावना नहीं दिखाई देती है। अगर कांग्रेस की ओर इस तरह की कोई कोशिश होती है तो उसे भी जजपा के साथ ही निर्दलीय विधायकों के समर्थन की भी जरूरत पड़ेगी। अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर में हाईवे को मंजूरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश में महत्वाकांक्षी फ्रंटियर हाईवे को मंजूरी दी है। यह प्रोजेक्ट 6,621 करोड़ रुपए का है। इस प्रोजेक्ट के तहत नेशनल हाईवे 913 के तहत 8 पैकेज का निर्माण किया जाएगा। इस फ्रंटियर हाईवे की कुल लंबाई 265 किलोमीटर होगी और इसकी मदद से सीमावर्ती इलाकों में पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। सामरिक रूप से भी यह हाईवे बेहद अहम होगा। पीएम मोदी ने वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। साथ ही 10 वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय रेल आधुनिकता की रफ्तार पर ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी और ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा, विकसित भारत के लिए हो रहे नवनिर्माण का लगातार विस्तार हो रहा है। देश के कोने कोने में परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है। नई योजनाएं शुरू हो रही हैं। अगर मैं साल 2024 की ही बात करूं तो इन करीब 75 दिन में 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है। एनआईए ने 4 राज्यों में दी दबिश। एनआईए ने आतंकी गैंगस्टर सांठगांठ मामले में मंगलवार को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 30 स्थानों पर दबिश दी। पंजाब में फरीदकोट के कोटकपूरा में मंगलवार सुबह एनआईए की टीम ने एक कारोबारी के घर पर दबिश दी। यह जांच पिछले 2.5 घंटों से जारी है और अधिकारियों द्वारा इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। उल्लेखनीय है कि मंगलवार सुबह लगभग 6 बजे एनआईए की टीम द्वारा कोटकपूरा के कारोबारी नरेश कुमार उर्फ गोल्डी के घर दबिश दी गई। जून तक फ्री में आधार कार्ड करा सकेंगे अपडेट। यदि आपका भी आधार कार्ड 10 साल पुराना है तो सरकार ने आपको बड़ी राहत दी है। आधार कार्ड फ्री में अपडेट कराने के लिए सरकार ने 14 मार्च की तारीख तय की थी, जिसे अब जून तक बढ़ा दिया गया है। यूआईडीएआई ने एक्स और फेसबुक पर एक पोस्ट करते हुए कहा है कि फ्री में आधार अपडेट की तारीख बढ़ाकर 14 जून 2024 तक कर दी गई है। हालांकि बेहतर यही होगा कि आप अपने आधार को समय रहते अपडेट कर लें। यूआईडीएआई ने कहा है कि आधार अपडेट में पिछले कुछ महीनों में काफी इजाफा देखने को मिला है, जिसे देखते हुए हमने फ्री में आधार अपडेट की तारीख भी बढ़ा दी है। अब अगले 3 महीने तक यानी 14 जून तक आधार को फ्री में अपडेट कराया जा सकता है। जनपद चित्रकूट में आज लखनऊ से पहली फ्लाइट जनपद चित्रकूट के लिए 3:15 बजे देवांगन एयरपोर्ट पर लैंड किया। जिला अधिकारी अभिषेक आनंद व प्रमुख यक्ष द्वारा मदन गोपाल दास, कोऑपरेटिव बैंक पंकज अग्रवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष लव कुश चतुर्वेदी द्वारा द्वीप प्रचलित कर शुभारंभ भी किया गया। आने वाले यात्रियों में फ्लाइट मालिक संजय मंडाविया, सुरेश चंद्रगुप्ता, डॉक्टर सत्यम तिवारी अन्य 16 व्यक्तियों के साथ
फ्लाइट देवांगन एयरपोर्ट पर उतरा, यात्रियों में उत्साह का माहौल रहा। इस अवसर पर जिला अधिकारी अभिषेक आनंद, पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अमृतपाल कौर, भाजपा जिला अध्यक्ष लवकुश चतुर्वेदी, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष पंकज अग्रवाल, कामदगिरी मंदिर प्रमुख द्वारा श्री मदन गोपाल दास द्वारा आने वाले यात्रियों का स्वागत किया गया। इसका वर्चुअली लोकार्पण किया गया था और उसी दिन वैसे आप लोगों को बताया गया था 12 तारीख को लखनऊ से चित्रकूट पहली फ़्लाइट यहाँ लैंड हुई और मुझे लगता है ये चित्रकूट एयरपोर्ट के लिए जो टेबल टॉप एयरपोर्ट है उसके लिए अच्छा है कि पहली कमर्शियल फ़्लाइट इस पर लैंड हुई और यहाँ से चित्रकूट के काफ़ी पैसेंजर्स भी जा रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे जो पहले पैसेंजर थे उनको एक बड़ा बोर्डिंग पास दे के सम्मान किया उनका, और जो आने वाले पैसेंजर्स थे उनको माला और तिलक से सम्मानित किया। और मुझे लगता है कि ये बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र के लिए एयरपोर्ट पर्यटन और श्रद्धालुओं दोनों के लिए एक वरदान साबित होगा और यहाँ पे और फ्लाइट्स की संभावना तलाशने के लिए भी पूरा प्रयास किया जाएगा।